पिछले क्लासेस में हमने जाना था कि द्विगंशीय क्वांटम संख्या क्या होती है, एजिमुथल क्वांटम संख्या क्या होती है। आज की क्लास में हम बात करेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्याओं की। यदि चुंबकीय क्वांटम संख्याओं की बात करते हैं तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के छोटे m से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा जी सर, यदि हम इसकी बात करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या की, तो ये आपको क्या बताएगी कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में उपस्थित है। जिस तरह से प्रमुख क्वांटम संख्याएं कोष के बारे में जानकारी दे रही थी, द्विगंशीय क्वांटम संख्याएं उपकोष के बारे में बता रही थी, उसी प्रकार से जो ये वाली क्वांटम संख्या है वो आपको क्या बताएगी कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में उपस्थित है, यानी कि हमें कक्षक के बारे में पूर्ण जानकारी देती है। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं कि सर ये क्वांटम संख्या और क्या बताएगी, तो ये क्वांटम संख्या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को, यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को बताएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की क्या प्रकृति है, इलेक्ट्रॉन का क्या व्यवहार है। अब ये किस तरह से बताएगी, इस चीज़ को समझना। मान लीजिए कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, यदि कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उसमें कोई हम एटम रख देते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही हमने एटम रखा तो आपको पता है कि एटम के अंदर यानी कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे कि गति करने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पे गति करने लग जाएंगे, यानी कि मूव होने लग जाएंगे, मूवेबल हो जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, एक कोणीय संवेग उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा, जो उपकोष हैं वो क्या होंगे, वहाँ पे अभिविन्यास में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि अभिविन्यास में वो विभक्त हो जाएंगे। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, जीमॉन इफेक्ट, यानी कि जीमन प्रभाव बोला जाता है। अब यदि हम बात करें तो सर आपने यहाँ पे कौन सा क्षेत्र लिया था, तो मैं बोलूँगा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लिया था। अच्छा जी, यदि चुंबकीय क्षेत्र ना लेकर के यदि मैं विद्युत क्षेत्र ले लेता हूँ तो उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, तो उस इफेक्ट को क्या बोला जाएगा, स्टार्क प्रभाव, यानी कि स्टार्क इफेक्ट बोला जाएगा। यदि मैं बात करता हूँ किसकी, चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में रखने की। ठीक है जी। अब यदि m की वैल्यू की हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था कि m की वैल्यू l की वैल्यू पे डिपेंड होगी, यानी कि m का जो मान होगा वह l के मान पर निर्भर करेगा। और वो क्या होगा, m का मान -l से लेकर के +l तक रहता है। जैसे कि मान लीजिए यदि मैं बात करता हूँ l बराबर 0 के लिए, यदि मैं l बराबर 0 के लिए m लिखना चाहूँ तो m बराबर कितना आएगा, यहाँ से 0। अच्छा, l बराबर यदि मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे किसके लिए भाई, मेरे मान लीजिए 1 के लिए लिखना चाहता हूँ, तो 1 के लिए m बराबर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर -l से l तक की हम बात कर रहे हैं, +l तक की, तो ये कितना हो जाएगा, -1, 0 और +1। अच्छा जी, यदि मैं l बराबर 2 की बात करता हूँ तो यहाँ पे इस परिस्थिति में m बराबर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर -2, -1, 0, +1 और +2। ठीक है जी, यानी कि ये वाले क्या हो जाएंगे, यहाँ पे m के मान हो जाएंगे। पक्की बात है। तो ये देखते हैं, यदि हम l बराबर 0 देखते हैं तो आपने देखा कि m बराबर भी कितना है मेरे भाई, 0 है। ठीक है जी, तो m बराबर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अच्छा जी, यदि मैं l बराबर 1 की बात करूँ तो m के मान कौन कौन से होंगे, तो आप बोलेंगे -1, 0 और +1, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा जी, यदि l बराबर 2 कर दिया जाए तो m के मान कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर -2, -1, 0, 1 और 2, यहाँ पे इनके मान हो जाएंगे। पक्की बात है, बढ़े आगे। अच्छा जी, अगली बात देखो क्या लिखी हुई है। अतः एस उपकोष में एक कक्षक होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एस कक्षक बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एस उपकोष है, अच्छा जी, आपने एक बात देखी थी पिछली क्लास में कि सर 0 बोले तो एस, 1 बोले तो पी, और यदि मैं बात करता हूँ 2 की तो ये क्या देते हैं यहाँ पे डी, और यदि 3 की बात करता हूँ तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एफ उपकोष रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा जी, यदि हम बात करें सर l बराबर 0 की, तो l बराबर 0 का मतलब होता है सर ये एस उपकोष है। अब एस उपकोष में कितने कक्षक उपस्थित होंगे, तो आपको पता है कितने होंगे भाई, मेरे यहाँ पे एक ही कक्षक उपस्थित होगा, और वही बताया गया है कि उसे हम क्या नाम देंगे, एस कक्षक नाम देंगे। लेकिन सर यदि हम पी की बात करते हैं ना, क्योंकि ये क्या है, l बराबर 1 क्या है, l1 क्या है, यहाँ पे p ही तो है। तो सर इसमें 3 तरह के यहाँ पे कक्षक बन रहे हैं, -1, 0, +1। तो इनका जो नाम होगा ना वो क्या होगा, px, pz और py इनका नाम होगा। यानी कि हम बात करें इन कक्षकों की तो इसका क्या नाम होगा, px, py और pz। और आगामी क्लासेस में आप देखेंगे कि जो तीनों कक्षक होंगे ना वो क्या होंगे, यहाँ पे समान ऊर्जा लिए होंगे, यानी कि समान ऊर्जा के ये कक्षक कहलाएंगे। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं डी उपकोष की, तो डी उपकोष में आप देख पा रहे हैं सर यहाँ पे डी उपकोष बोले तो कितना होगा, l बराबर 2 पे डी उपकोष नजर आता है। ठीक है जी, तो ये कितने नंबर दे रहा है, तो ये बोल रहा है सर 5 नंबर दे रहा है। तो 5 नंबर का मतलब हो गया कि यहाँ पे 5 कक्षक होंगे, और उनके नाम क्या होंगे मेरे भाई, एक्स वाई, एक्स जेड, जेड वाई जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है,
पक्की बात है। अच्छा जी, अब बात की जाए कि सर यदि हम बात करें कुल कक्षकों की संख्या की, यदि हम बात करें यहाँ पे कुल कक्षकों की संख्या की, तो देखो यदि हम किसी भी कोश की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी, मान लीजिए कि यदि हम एक एग्जांपल लेना चाहें छोटा सा, यहाँ पे देखना, देखो भाई, यदि मैं देखता हूँ यहाँ पे कि सर यहाँ पे तो मैं n की वैल्यू लिखूंगा, यहाँ पे l की वैल्यू लिखी जाएगी और इधर m की वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है जी। यदि मैं n की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि n की वैल्यू मैं 1 से ही स्टार्ट कर सकता हूँ, इसके पहले से स्टार्ट नहीं कर सकता। तो मुझे बताओ l बराबर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 0 आएगा, और m का मान भी यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा भाई, 0 आ जाएगा। अच्छा, n बराबर यदि मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ पे l का कितना रहेगा, तो आप बोलेंगे सर 0 और 1 हो सकता है, ठीक है जी। अब यदि m की बात करें तो -1, और इसके लिए 1 के लिए कितना हो जाएगा, -1 0 और ये 1, यहाँ पे 0 -1 0 और ये 1 हो जाएगा। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे 3 की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 3 की, तो l का मान कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 0 1 2, ये इसके 3 मान रहेंगे। अच्छा जी, m तो सर 0 और 1 के लिए तो वही रहेगा जो पहले था, तो बिल्कुल वही रहेगा, 0 -1 0 और ये +1, ये +1 ही है, लगाओ मत लगाओ एक ही बात है। अच्छा जी, 2 के लिए कितना हो जाएगा, -2 -1 0 +1 और ये कितना हो जाएगा मेरा भाई, +2 यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, एक बात आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या, देखना, यदि मैं बात करना चाहूँ कि सर आपको n बराबर 2 के लिए, यदि मैं बात करना चाहूँ सर n बराबर 2 के लिए, यानी कि n बराबर 2 कोश में कितने कक्षक आएंगे, तो आप यहाँ पे क्या गिन के बताएंगे कि सर ये वाला ऊपर वाला तो किसका है, n बराबर 1 का, और ये n बराबर 2 का। तो आप देखेंगे यहाँ पे n बराबर 2 में कितने कक्षक हैं, तो आपको पता है कि m जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कक्षक को रिप्रेजेंट करेगा। तो भाई कितना आ गया यहाँ पे देखना, 1 2 3 4, यानी कि संख्या कितनी आ गई मेरे भाई, यहाँ पे 4 कक्षक आ गए। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं अगली कि सर n बराबर 3 के लिए आप मुझे कक्षक बताइए, कक्षक कितने आएंगे, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 5 तो ये हो गए, और ऊपर के कितने हो गए, 4, तो 5 और 4 कितने हो गए, यहाँ पे 9 आ जाएंगे। तो आप एक बात देखिए यहाँ पे, यदि हम बात करें इसकी, तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, देखना भाई, आप देख पा रहे हैं कि सर n बराबर यदि मैं 2 ले रहा हूं, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो कक्षक आएंगे वो कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। अच्छा, 3 की यदि हम बात कर रहे हैं तो 3 पे कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पे 4 और 9 क्या कोई स्पेशल नंबर दिखाई दे रहे हैं क्या, तो आप बोलेंगे सर ये क्या दिखाई दे रहे हैं, 2 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, 3 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी कि जितना n है ना उसका हम स्क्वायर कर दें तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि इस कोश में इतने कक्षक उपस्थित हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यदि मैं n बराबर 2 लिखता हूँ तो वहाँ पे मेरे कक्षक कितने मिलेंगे, तो आप बोलेंगे सर 4 कक्षक मिलेंगे। अच्छा जी, 4 कक्षक की यदि बात करें तो 4 कक्षक देखना n बराबर 2 में कौन कौन से रहेंगे, तो आप बोलोगे सर एक तो s कक्षक हो गया, ठीक है, एक हो जाएगा कितना px, ये कितना होगा pz, और ये कितना हो जाएगा भाई मेरे py यहाँ पे हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, px pz और py, और यहाँ पे s कक्षक। अब ये आगे 2 क्यों लगा है, क्योंकि प्रमुख क्वांटम संख्या क्या है, यहाँ पे प्रमुख क्वांटम संख्या n बराबर कितनी है, 2, इसलिए मैं क्या करूँगा आगे 2s लगा दूंगा, और इनका नाम क्या हो जाएगा, 2s 2px 2pz और 2py इनका नाम हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि n बराबर 3 के लिए जो कक्षक आएंगे वो कितने आएंगे मेरे भाई, 9 आएंगे, और उनका नाम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपके सामने लिखा हुआ है 3s 3px 3pz 3py 3dxy 3xz 3dz स्क्वायर yz, और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो 3 है यहाँ पे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ये प्रिंसिपल क्वांटम संख्या यानी कि n के बारे में बताएगा। अच्छा, जो s p d इस तरह से दिखाई दे रहा है वो क्या बताएगा आपको, वो बताएगा किस बारे में, यहाँ पे l का मान कौन सा है, ठीक है जी। यदि 3s दिया हुआ है तो आप बता देंगे सर l का मान यहाँ पे कितना रहेगा, 0 रहेगा, पक्की बात है। बढ़े आगे, चलो जी। तो ये जो था पूरा का पूरा ये किसके लिए था, चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के लिए। अगली क्लास में हम बात करेंगे यहाँ पे अगली क्वांटम संख्या यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है जी। तो इसको एक बार फिर से क्विक रिवाइज कर लीजिए फटाफट से, ताकि जितना भी इसमें सार है वो आपको एक साथ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कि
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप जल्दी जल्दी बोलेंगे मेरे साथ में, सर m से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, किसके बारे में जानकारी देता है, सर कक्षक के बारे में जानकारी देता है। अच्छा सर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ये इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को भी प्रदर्शित करेगा, और यदि मैं इसे विद्युत क्षेत्र में रख दूं तो उस इफेक्ट को क्या बोला जाएगा, स्टार्क इफेक्ट, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम, ज़ीमॉन इफेक्ट बोलेंगे। अच्छा सर, इसका मान कितना होगा, सर इसका मान कितना होगा, -L से लेकर के +L तक इसका मान रहेगा, पक्की बात है, ठीक है। और किसी भी कोश में यदि हम किसी भी कोश में यदि हम कक्षकों की संख्या की बात करें तो वो कितनी आ जाएगी भाई मेरे, n² वो हो जाएगी, ठीक है जी, वो कितनी हो जाएगी भाई मेरे, n² वहाँ पे वो हो जाएगी। तो अब हम अगली क्लास में बात करेंगे चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में, ठीक है जी। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, धन्यवाद।